कहानी हरिहर काका को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने इस 9वें वीडियो में कहानी के अगले अंश पर आती हूँ कि जब हरिहर काका ने ये कह दिया कि मैं अपनी ज़मीन जीते जी किसी को नहीं लिख सकता, तो भाइयों ने भी उसके साथ कैसे बदसलूकी की। इस अंश को मैं समझाती हूँ आपको। हरिहर काका के साथ उनके भाइयों की हाथापाई शुरू हो गई। हरिहर काका अब उस घर से निकलकर बाहर गांव में भाग जाना चाहते थे, लेकिन उनके भाइयों ने उन्हें मजबूती से पकड़ लिया था। प्रतिकार करने पर अब वे प्रहार भी करने लगे थे। अकेले हरिहर कई लोगों से जूझ सकने में असमर्थ थे। फलस्वरूप उन्होंने अपनी रक्षा के लिए खूब जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। अब भाइयों को चेत आया कि मुंह तो उन्होंने पहले ही बंद कर देना चाहिए था। उन्होंने तत्क्षण उन्हें पटक कर उनके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया, लेकिन ऐसा करने से पहले ही काका की आवाज़ गांव में पहुंच गई। टोला पड़ोस के लोग दालान में जुट गए। ठाकुरबाड़ी के पक्षधरों के माध्यम से तत्काल यह खबर महंत जी तक भी चली गई थी, लेकिन वहां उपस्थित हरिहर काका के परिवार और रिश्ते नाते के लोग गांव के लोगों को समझा देते हैं कि अपने परिवार का निजी मामला है, इससे दूसरों को क्या मतलब। लेकिन महंत जी ने वह तत्परता और फुर्ती दिखाई जो काका के भाइयों ने भी नहीं दिखाई थी। वह पुलिस की जीप के साथ आ धमके। अब जब हरिहर काका ने बिल्कुल साफ नकार दिया कि मैं ज़मीन नहीं लिखूंगा, तो भाइयों ने हाथापाई शुरू कर दी। हरिहर काका को जब मारने पीटने लगे तो उन्हें अपने बचाव का रास्ता नहीं दिखाई पड़ा, तो वो गांव की ओर भागे। भाइयों ने मजबूती से उन्हें पकड़ लिया। विरोध करने पर भी वो मारते रहे। अकेले हरिहर कई लोगों से जूझ सकने में असमर्थ तो थे ही। तब उन्हें लगा कि अपनी रक्षा के लिए जोर जोर से उन्हें चिल्लाना चाहिए, और चिल्लाना शुरू कर देते हैं। अब भाइयों को लगा कि हम लोगों ने पहले ही इनका मुंह क्यों नहीं बंद कर दिया, तो उन्होंने उन्हें गिराकर मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। लेकिन कपड़ा ठूंसने के बाद भी काका की आवाज़ गांव तक पहुंच गई थी। टोला पड़ोस ने सुन लिया था। सुनते ही लोग दालान में इकट्ठा होने लगे। ठाकुरबाड़ी तक भी खबर चली गई। ठाकुरबाड़ी के लोगों ने भी मौका अच्छा देखा, वे भी इकट्ठा होने लगे। कई लोगों का मानना था कि ये परिवार का निजी मामला है, दूसरों को नहीं बोलना चाहिए। लेकिन महंत को तो लगा कि मौका अच्छा है। जितनी फुर्ती भाइयों ने नहीं दिखाई थी, उससे तेज फुर्ती दिखाकर वे पुलिस को ले आए और पुलिस की जीप के साथ धमक गए। पुलिस के आने के बाद निजी मामले का सवाल खत्म हो गया। घर तलाशी शुरू हुई। फिर हरिहर काका को उससे भी बदतर हालत में बरामद किया गया, जिस हालत में ठाकुरबाड़ी से उन्हें बरामद किया गया था। जब पुलिस वालों ने हरिहर की तलाशी के लिए भाइयों के घर को तलाशना शुरू किया, तो देखा कि ठाकुरबाड़ी से भी बुरे हाल में अपने ही भाइयों के घर में हरिहर पड़े हुए हैं। तब पुलिस वालों ने आगे बढ़कर हरिहर को बचाने की कोशिश की। बंधन मुक्त होने और पुलिस की सुरक्षा पाने के बाद उन्होंने बताया कि उनके भाइयों ने उनके साथ बहुत जुल्म अत्याचार किया है, कि जबरन अनेक कागजों पर उनके अंगूठे के निशान लिए हैं, कि उन्हें खूब मारा पीटा है, कि उनकी कोई भी दुर्गति बाकी नहीं छोड़ी है, कि अगर थोड़ी देर तक पुलिस नहीं आती तो वह उन्हें जान से मार देते। अब पुलिस वालों ने जब उन्हें बंधन मुक्त किया तो उन्होंने सारी दास्तान सुनाई कि भाइयों ने भी उनके साथ बहुत जुल्म किया है, कागजों पर हस्ताक्षर ले लिए, बहुत मारा पीटा, बहुत दुर्गति की। थोड़ी देर अगर पुलिस और ना पहुंचती तो संभवतः वे भाई मिलके उसे जान से मार देते, हरिहर काका को जान से मार देते। तो हरिहर काका को भी इस बात का डर लगने लगा कि भाई भी उन्हें जान से मार सकते हैं।
हरिहर काका के पीठ, माथे और पांव पर कई जगह जख्म के निशान उभर आए थे। वह बहुत घबराए हुए से लग रहे थे, कांप रहे थे। अचानक गिरकर बेहोश हो गए। मुंह पर पानी छींटकर उन्हें होश में लाया गया। भाई और भतीजे तो पुलिस आते ही चंपत हो गए। पुलिस की पकड़ में रिश्ते के 2 व्यक्ति आए। रिश्ते के शेष लोग भी फरार हो गए थे। अब जब पुलिस वालों ने हरिहर को छुड़ाया तो हरिहर काका के पीठ, माथे, पांव पर हर जगह जख्म के निशान, चोट के निशान दिखाई पड़ रहे थे। डर से वो कांप रहे थे। अचानक बेहोश हो गए। पानी का छींटा मुंह पे डाला गया और तब उन्हें होश आया। भाई भतीजे तो पुलिस के आते ही भाग खड़े हुए। पुलिस की पकड़ में सिर्फ रिश्ते के 2 लोग आए, बाकी सारे लोग वहां से भाग गए। हरिहर काका के साथ घटी घटनाओं में यह अब तक की सबसे अंतिम घटना है। इस घटना के बाद काका अपने परिवार से एकदम अलग रहने लगे। उनकी सुरक्षा के लिए राइफलधारी पुलिस के 4 जवान मिले हैं। हालांकि इसके लिए उनके भाइयों और महंत की ओर से काफ़ी प्रयास किए गए। असल में भाइयों को चिंता थी कि हरिहर अकेले रहने लगेंगे। तब ठाकुरबाड़ी के महंत अपने लोगों के साथ आकर पुनः उन्हें ले भागेंगे और यही चिंता महंत जी को भी थी कि हरिहर को अकेला और असुरक्षित पाकर उनके भाई पुनः उन्हें धर दबोचेंगे। इसलिए जब हरिहर काका ने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस की मांग की, तब नेपथ्य में रहकर ही उनके भाइयों और महंत जी ने पैरवी लगा और पैसे खर्च कर उन्हें पूरी सहायता पहुंचाई। यह उनकी सहायता का ही परिणाम है कि एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए गांव में पुलिस के 4 जवान तैनात कर दिए गए। अब हरिहर काका के साथ भाइयों ने भी अच्छा सलूक नहीं किया। अंततः यह निर्णय हुआ कि अब हरिहर काका परिवार का भी त्याग कर देते हैं। महंत जी के साथ भी रहना उन्हें ठीक नहीं उचित लगा, तो वे बिल्कुल अलग रहने लगे और उनको उनकी सुरक्षा के लिए राइफलधारी 4 जवान मिल गए। भाइयों और महंत ने काफ़ी प्रयास किया। भाइयों को चिंता थी कि हरिहर अकेले रहे तो ठाकुरबाड़ी के महंत उठा ले जाएंगे। महंत लोगों को चिंता थी कि अगर हरिहर अकेले रहे तो भाई मौका पाकर उन्हें उठा ले जाएंगे। तो उनकी सुरक्षा के लिए उनके पीठ पीछे कोई न जाने, दोनों लोगों ने ही हरिहर की सुरक्षा के प्रबंध करने की कोशिश की कि किसी भी तरीके से हरिहर सुरक्षित रहें और अंततः एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए 4 जवान तैनात कर दिए गए। जहाँ तक मैं समझता हूँ, फिलहाल हरिहर काका पुलिस की सुरक्षा में रह जरूर रहे, लेकिन वास्तविक सुरक्षा ठाकुरबाड़ी और अपने भाइयों की ओर से ही मिल रही है। ठाकुरबाड़ी के साधु संत और काका के भाई इस बात के प्रति पूरी तरह सतर्क है कि उनमें से कोई या गांव का कोई अन्य हरिहर काका के साथ जोर जबरदस्ती न करने पाए। साथ ही अपना सद्भाव और मधुर व्यवहार प्रकट कर पुनः उनका ध्यान अपनी ओर खींच लेने के लिए दोनों दल प्रयत्नशील हैं। अब लेखक को क्या लगता है कि फिलहाल पुलिस की सुरक्षा में हरिहर काका रह तो जरूर रहे हैं, लेकिन उनकी वास्तविक सुरक्षा भाई भी कर रहे हैं और ठाकुरबाड़ी के संत महंत भी कर रहे हैं। काका के भाई पूरी तरह सतर्क थे कि कहीं ऐसा न हो कि मौका देखकर कोई तीसरा ही बाजी मार ले जाए, हरिहर काका से जोर जबरदस्ती करके उनकी सारी चीज़ें लिखवा ले। तो दोनों ही पक्ष अपने सद्भाव और मधुर व्यवहार से उनका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं। गांव में एक नेताजी हैं। वह न तो कोई नौकरी करते हैं और न खेती गृहस्थी, फिर भी
12 महीने मौज उड़ाते रहते हैं। राजनीति की जादुई छड़ी उनके पास है। उनका ध्यान हरिहर काका की ओर जाता है। वह तत्काल गांव के कुछ विशिष्ट लोगों के साथ उनके पास पहुंचते हैं और यह प्रस्ताव रखते हैं कि उनकी ज़मीन में हरिहर उच्च विद्यालय नाम से एक हाई स्कूल खोला जाए। इससे उनका नाम अमर हो जाएगा, उनकी ज़मीन का सही उपयोग होगा और गांव के विकास के लिए एक स्कूल मिल जाएगा। लेकिन हरिहर काका के ऊपर तो अब कोई भी दूसरा रंग चढ़ने वाला नहीं था। नेताजी भी निराश होकर लौट जाते हैं। अब भाई भी प्रयास करके थक चुके थे, महंत भी प्रयास करके थक चुके थे। तभी गांव में एक नेताजी थे जिन्होंने सोचा कि इस मौके का अच्छा फ़ायदा उठा लेना चाहिए, क्यों ना वो भी किस्मत आजमाएं। हालांकि ना वो कोई नौकरी करते थे, न उनके पास खेती गृहस्थी थी। 12 महीने आराम से ज़िंदगी काटते थे। तो वे भी अपना प्रस्ताव लेकर हरिहर के पास पहुंचते हैं कि वे अपनी ज़मीन उन्हें दे दें। वे उस ज़मीन पर हरिहर उच्च विद्यालय नाम का एक हाई स्कूल खोल देंगे, जिससे उनका नाम अमर हो जाएगा, ज़मीन का सही उपयोग हो जाएगा। इससे अच्छा और कोई उपयोग ज़मीन का हो नहीं सकता। ये सारी बातें हरिहर काका को समझाते हैं। लेकिन हरिहर काका तो इस तरह डर चुके थे कि उन्हें अब किसी पर भी विश्वास नहीं होता था, न भाइयों पर, न महंत पर, न किसी तीसरे पर। इसलिए उनके ऊपर कोई भी रंग अब चढ़ने वाला था ही नहीं। नेताजी निराश हो गए और वो भी लौट जाते हैं। इन दिनों गांव की चर्चाओं के केंद्र हैं हरिहर काका। आंगन, खेत खलिहान, अलाव, बगीचे, बरगद, हर जगह उनकी ही चर्चा। उनकी घटना की तरह विचारणीय और चर्चनीय कोई दूसरी घटना नहीं। गांव में आए दिन छोटी बड़ी घटनाएं घटती रहती हैं, लेकिन काका के प्रसंग के सामने उनका कोई अस्तित्व नहीं। गांव में जहां कहीं और जिन लोगों के बीच हरिहर काका की चर्चा छिड़ती है, तो फिर उसका कोई अंत नहीं। लोग तरह तरह की संभावनाएं व्यक्त करते हैं। राम जाने क्या होगा। दोनों ओर के लोगों ने अंगूठे के निशान ले लिए हैं, लेकिन हरिहर ने अपना बयान दर्ज कराया है कि वे दोनों लोगों में से किसी को अपनी ज़मीन का उत्तराधिकारी नहीं मानते। दोनों ओर के लोगों ने जबरन उनके अंगूठे के निशान लिए हैं। इस स्थिति में उनके बाद उनकी जायदाद का हकदार कौन होगा। अब गांव के लोगों में ये चर्चाएं आम हो गई थी। जहां कहीं खेत खलिहान, अलाव, बगीचे, जहां भी बैठते आए दिन छोटी छोटी घटनाओं की चर्चा होती। उन घटनाओं के बीच हरिहर काका के प्रसंग की चर्चा होना आम बात थी। सारे लोगों को चिंता लगी हुई थी कि राम जाने आगे क्या होगा। दोनों ही पक्ष, महंत और भाई, दोनों ने अंगूठे के निशान लिए हैं। आखिर उस जमीन का उत्तराधिकारी बनेगा कौन। लेकिन हरिहर काका ने अपनी सुरक्षा के लिए दोनों के विरुद्ध बयान दर्ज करा दिया था। आगे लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि उनकी जायदाद का वास्तविक हकदार कौन होगा। लोगों के बीच बहस छिड़ जाती है। उत्तराधिकारी के कानून पर जो जितना जानता है उससे 10 गुना अधिक उगल देता है, फिर भी कोई समाधान नहीं निकलता। रहस्य खत्म नहीं होता, आशंकाएं बनी ही रहती हैं। लेकिन लोग आशंकाओं को नज़रअंदाज कर अपनी पक्षधरता शुरू कर देते हैं कि उनका उत्तराधिकार ठाकुर जी और ठाकुर बारी को मिलता तो ठीक रहता। दूसरी ओर लोग कहते हरिहर के भाइयों को मिलता तो ज़्यादा अच्छा रहता। अब लोगों के बीच बहस चलती रहती थी उत्तराधिकारी को लेकर। कानून के तौर पर जो जितना जानता उससे ज़्यादा बताने की कोशिश करता। कोई समाधान उनके सामने था नहीं। कुछ लोग महंत के पक्षधर होकर बोलते, कुछ लोग भाइयों के पक्षधर होकर बोलते। महंत के पक्षधर कहते कि ज़मीन ठाकुरबारी को मिल जानी चाहिए, भाइयों के पक्षधर होकर बोलते कि ज़मीन भाइयों को दे देनी चाहिए। लेकिन अंततः कोई निर्णय न निकलता। ठाकुरबारी के साधु संत और काका के भाइयों ने
कब क्या कहा, यह खबर बिजली की तरह एक ही बार समूचे गांव में फैल जाती। खबर झूठी है कि सच्ची है, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। जिसे खबर हाथ लगती वह नमक मिर्च मिलाकर उसे चटका कर आगे बढ़ा देता। अब ठाकुरबाड़ी के साधु संत, काका के भाई जब जो कुछ भी कहते, थोड़ी सी बात भी होती तो पूरे गांव में बिजली की तरह ही बात फैल जाती। खबर सच है कि झूठ है, इसके पीछे कोई चर्चा नहीं। जितना सुनता, दो हाथ आगे बढ़ाकर उसे नमक मिर्च लगाकर चटकारा ले ले करके आगे बढ़ा के दूसरों को बताता और बात इस तरह पूरे गांव में फैल जाती। एक खबर आती है कि महंत जी और हरिहर काका के भाई इस बात के लिए अफसोस कर रहे हैं कि अंगूठे के निशान लेने के बाद उन्होंने हरिहर को ख़त्म क्यों नहीं कर दिया। बात ही आगे नहीं बढ़ती। अब दोनों ही पक्ष के लोग सोच रहे थे कि उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर कागज़ पर निशान लगवा लिए थे तो उसी समय हरिहर को मार देना चाहिए था। अगर हरिहर जिंदा न बचते तो ये बात खुलती ना, और जब ज़मीन जो थी वो उनकी हो जाती। इस तरह से दोनों ही पक्ष के लोग ज़मीन लेने के लिए आतुर थे और आगे बढ़ते हुए किसी भी तरीके से कष्ट देकर, सिर्फ ज़मीन ही उनका एकमात्र उद्देश्य था, उसे लेने के लिए गांव भर के लोग इस विषय पर चर्चा करते रहते।